कहिए कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई को भेजे गए खुसूसी ख़त और पैगाम की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस ख़त का बुनियादी महवर क्या हो सकता है और क्या पाकिस्तान वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान गारंटर बनने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पहले तो बहुत ही अच्छे मौज़ूआत थे सारे के सारे आज के दिन के। उम्मीद है कि लोग इससे इस तरह जो है वो फ़ायदा हासिल करेंगे। जहाँ तक एक छोटी-सी बात है कि इक़्तिदार का ताज तो सियासी पार्टियों के सर तो सजेगा ही, ज़ाहिर है कि आज वो 2-3 पार्टियाँ हैं, उन्हीं के सर सजता है। जी, अवाम के जिस दिन सर ये ताज सजेगा, उस दिन मेरे ख़्याल में सही जमहूरियत बहुत खूब। बहाल होगी। हाँ, वाक़ई ये है कि मौसमी जितने भी फल हैं, सब्ज़ियाँ हैं, इनका कसरत से इस्तेमाल करते रहना चाहिए और यही हमारे जो इलाकाई ड्रिंक्स थे, लस्सी थी और सत्तू थे, ये चीज़ें हमारे लिए बेहतरीन होती हैं, बजाय इसके कि हम जो फ़िज़ी ड्रिंक्स पीते हैं, वो हमारे लिए उनकी तासीर ठंडी नहीं होती। ये तो यहाँ का मौज़ू है। बिल्कुल जहाँ सही। तक आपने ईरान और पाकिस्तान और गारंटर की बात की, देखिए पाकिस्तान की पोज़ीशन गारंटर बनने की नहीं है, मीडिएटर बनने की है और सीज़ फायर करवाने वाले की है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मकासद में अभी तक कामयाब हो चुके हैं, यानी कि 2 ममालिक को आपस में बिठाना, जो कि 47 साल से दूरियां इख्तियार किए हुए थे, सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते थे। ये बज़ाते खुद एक बड़ी कामयाबी है। बेशक। उसके बाद जो है वो वहाँ सीज़ फायर का करवा देना, ये दूसरी कामयाबी है। तीसरी आलमी जंग को रुकवा देना, जो बिल्कुल उस दहाने पे खड़ी थी। फिर जो न्यूक्लियर का इस्तेमाल की धमकी जो थी, उससे भी जो है वो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह सेव करवाया, ये आपकी एक और बड़ी कामयाबी थी। फिर जो सीज़ फायर के बाद हुर्मुज़ को खुलवाया हमारे फील्ड मार्शल साहब ने, ये एक उससे भी बड़ी कामयाबी थी। हाउएवर, अब की सिचुएशन ये है कि लगता ये है कि डोनाल्ड ट्रंप सारी चीज़ों को ज़रा तूल देना चाहते हैं। वो अच्छा। चाहते हैं कि किसी बहाने मिड टर्म इलेक्शन गुज़र जाएँ। कभी 2-4 दिन, कभी 5 दिन, कभी 10 दिन। देखिए ना, अगर हम ये देखें कि व्हाट इज़ स्टॉपिंग डोनाल्ड ट्रंप टू स्ट्राइक अ डील, पहली बात ये है। 2025 में जो डील मिल रही थी, क्या अब डील उससे बेहतर मिलेगी? यानी कि जब ईरान ने ये कह दिया था ओमान के हाथों कि जनाब हम ज़ीरो एनरिचमेंट के ऊपर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो फिर बात नहीं मानी गई थी। तो क्या जेसीपीओए यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो था, उसके जो 2015 में ओबामा के दौरे हुकूमत में बना था, क्या उससे बेहतर डील लेने जा रहे हैं? तो वो भी जी। नज़र नहीं आ रहा। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ये सारा क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान की भी पोज़ीशन को वल्नरेबल बना रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिशें और काविशें जो सिद्क़े दिल से सिर्फ़ दुनिया के अमन और इस्तेहकाम और अपने खलीजी ममालिक के दोस्तों और भाइयों के लिए जो की जा रही हैं, उनको क्यों आप जो है वो सवालिया निशान उन पे उठवाते हैं? अब जो मोहसिन नकवी साहब वहाँ तशरीफ़ लेके गए हैं, ज़ाहिर जी। है रियासत और हुकूमत की मर्ज़ी से गए हैं और पूरी इसके ऊपर सोच-विचार करके गए हैं। लेकिन इसके अंदर एक इश्यू ये है कि ईरान ये बात कभी नहीं मानेगा। मेरी अभी 5 दिन पहले रज़ा अमीरी मुक़द्दम जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, जी। उनसे बिल्कुल 1-2 घंटे की नशिस्त हुई थी और सही। उसमें बॉटम लाइन ये थी कि वो उन्होंने कहा हम हरगिज़ अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे क्योंकि हमने अल्लाह को सजदा कर लिया हुआ है। ये बात तय हो गई। अब वो जो शिकस्त है, जो अमेरिका को मुख्तलिफ मैदानों में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, जंग के मैदान में, हुर्मुज़ के मैदान में, सिफारती मैदान, सियासी मैदान, तो इस सब के अंदर जो अमेरिका को एक मुश्किल पेश आई, ऐसी सूरत के अंदर ये कैसे हो सकता है कि वो फ़तह इनके सर कर दें। फ़तह याब तो मैं ये कहूँगा कि ईरान भी उस तरह से नहीं हुआ, अमेरिका भी नहीं हुआ। बात फ़तह और जीत की नहीं है, बात है इंसानियत की। ईरान में इंसानियत तड़प रही है, मुश्किलात का शिकार है, बेरोज़गार लोग तकरीबन 23 लाख उनका फ़िगर पहुँच चुका है और साथ ही साथ जो है फैक्ट्रियाँ, दीगर चीज़ें बंदिश होने की वजह से मुश्किलात का शिकार है। दुरुस्त। तामीरात नौ करनी है। अब अमेरिका अगर ये कहे कि उनके फ्रोज़न एसेट्स जो हैं, वो हम उनको
ادا نہیں کریں گے یا اگر ادا کریں گے تو ہم ان کے یہ شرائط ہوں گی کہ وہ یہاں استعمال ہو. نہیں، یہ آپ نہیں کر سکتے. یہ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک غریب آپ سے جو ہے وہ صبح مانگتا ہے پیسے کہ جناب مجھے آپ ناشتے میں پیسے دے دیں، تو آپ اس کو کہیں نہیں آپ یہ انڈا نہیں کھائیں گے، آپ اس کی جگہ سالن کھائیں گے، پراٹھا نہیں کھائیں گے، روٹی کھائیں گے. یہ نہیں ہوتا. یہ ان کی مرضی ہے، ان کا پیسہ ہے. بالکل آپ نے بالکل، یہ بڑی مضحکہ خیز بات ہے عبداللہ حمید گل صاحب. اور جس طرح سے آپ امیر مقدم صاحب کے ساتھ ملاقات کا حوالہ بھی دے رہے ہیں، اور محسن نقوی کا جو یہ دورہ ہے وزیر داخلہ کا، یہ پہلے بھی وہ اس سے پہلے بھی ایران کا دورہ کر چکے، لیکن اس بار جو منفرد چیز ہے وہ کسی خط کا ذکر ہو رہا ہے. اس حوالے سے بھی بتائیے گا، اس خط میں ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے، کون سا اہم پیغام ہے اور کس کا ہے؟ دیکھیں، امریکہ کا پیغام ہے. اس کے علاوہ تو ظاہر ہے ہمارے لیے تو خط دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے خیال میں فیلڈ مارشل صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کا براہ راست روابط موجود ہیں، اس لیے ان کو کسی بھی خط اور کتابت کی ضرورت نہیں ہے. اور محسن نقوی صاحب ظاہر خود جا رہے ہیں. خط تو امریکہ کا ہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور خط میں یہی ہے کہ بھائی آپ کوئی ان کو ایک فیس شیونگ تو دیں. یہ میرا خیال ہے، گمان ہے. اور اس میں آپ دیکھیں فیس شیونگ تو دینی پڑے گی، کوئی نہ کوئی تو فیس شیونگ دینی پڑے گی، کیونکہ امریکہ بہرحال ایک طاقت ہے، وہ دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ جب ابھی انہوں نے تھوڑا سا دوبارہ حملے شروع کیے تو آپ کو پتہ ہے کہ خلیجی ممالک نے، جن میں کویت وغیرہ شامل تھے، انہوں نے کہا جناب بس ہو گئی، ہاتھ جوڑ دیے. انہوں نے کہا ہمارا تو ستیہ ناش ہو گیا. آپ نے 4 ہماری انڈسٹریاں جن کی بنیاد کے اوپر ہماری معیشت چل رہی تھی، دوڑ رہی تھی، وہ بند کروا دی. تیل اور گیس کی پیداوار ختم ہو گئی، ایوییشن انڈسٹری بند ہو گئی، اسی طریقے سے ٹورزم انڈسٹری ختم ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری تھی اس کا بھی خاتمہ ہوا. ایسی صورت کے اندر آپ کو پتہ ہے گرمیوں کے شدید دن ہیں، جنگ پہ گراؤنڈ کے اوپر جنگ کرنا، فی الحال میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ جنگ اس ٹائم پہ گراؤنڈ پہ پاسبل نہیں ہے ان خاص کر گرمیوں کے دنوں کے اندر. دوسری جانب جو ہے وہ اگر آپ یہ کہیں کہ ٹیکنالوجی تو امریکن جہازوں کی کمپرومائز ہو گئی ہے نا، اسی وجہ سے انہوں نے فضائی حملے اپنے منقطع کر دیے. ایک عرصہ ہو گیا فضائی حملے. دیکھیں جو F-35 کا گرنا تھا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ایک ہسٹورک بات ہے. اور اگر یہ ایک F-35 اسٹیلتھ جہاز کی ٹیکنالوجی کمپرومائز ہو جاتی ہے تو امریکہ کا جو سرتاج تھا وہ تو گیا. تو اب وہ کس سے حملہ کریں گے؟ 43 جہازوں کا گر جانا امریکہ کا یہ معمولی بات نہیں ہے. 8-0 کا اشارہ کرتے ہوئے پوری دنیا جو ہے وہ ہنستی تھی نریندر مودی کے اوپر. تو آج جو 43 کا فگر ہے آپ دیکھیں نا، وہ بھی ایک کوئی معمولی بات نہیں ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اگر آپ نیوی کی بات کر لیں، جو پہلے اسٹرائک کیریئر گروپس، کوئی بھی ایک بحری جہاز ان کا جاتا تھا طیارہ بردار، جن کو ہم ایئر کیریئر کہتے ہیں، تو وہ پوری دنیا کی ٹانگیں کانپ جایا کرتی تھیں. اور خود صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ یہ وینیزویلا نہیں ہے ایران، یعنی کہ وینیزویلا میں آپ نے معاملات کیے ہوئے تھے، یہاں آپ کے معاملات نہیں ہوئے. امریکہ نے ابھی تک جو بھی اپنی باتیں کہی تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں. جو ان کے اہداف تھے ان میں سے ایک بھی حاصل نہیں ہو سکا. بالکل اہداف حاصل نہیں ہوئے. اور جن بمبار طیاروں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، محسن نقوی صاحب کا میں محسن نقوی صاحب کا دیکھیں، گارنٹر پاکستان اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک طرف ایران ہے، اور اگر کوئی وہاں سے دیکھیں نا غلط بات ہوتی ہے تو پھر امریکہ کے حوالے سے کسی بھی اڈے پہ حملہ ہوتا ہے تو عبداللہ پاکستان صاحب تو بالکل یہ آپ کی بات اپنی جگہ بجا ہے کہ پاکستان صرف میڈیٹر کا رول پلے کر رہا ہے، گارنٹر نہیں بننا چاہتا اور نہ بن سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ بمبار طیاروں کی بات ہو رہی تھی کہ وہ اڑتے تھے تو جناب واقعی دنیا جو ہے وہ فکر مند ہو جاتی تھی. اب امریکہ کے جو F-35 طیارے گرے ہیں، دیکھیں زمینی طور پر تو ایران میں گھسنا امریکہ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اور فضائی نقصان جو ہے جس طرح سے اٹھایا امریکہ نے، اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو دعوے کر رہے ہیں کہ ایران کا جو یورینیم ہے اس کو ہم تلف کر دیں گے، تو وہ پھر کس طرح سے یہ دعوے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، وہ کس طرح سے اس کو عمل درآمد کر سکتے ہیں اس پر، اور کس طرح تلف کر سکتے ہیں یورینیم کو؟
देखिए हमें हमारे नाज़रीन को ये बात समझना पड़ेगी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसराइल के साथ मिलके 2025 पे हमला किया, फरदौ के ऊपर, नेतन्स के ऊपर जी। और दीगर जगह के ऊपर। हम्म। उसके अंदर हासिल क्या किया? उन्होंने कहा कि हमने तमाम इनका न्यूक्लियर ख़त्म कर दिया। ये 8 महीने में दोबारा न्यूक्लियर आ गया। ये इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर उनका मकसद ही नहीं है। और अगर वो न्यूक्लियर पे ज़ीरो एनरिचमेंट पे बात कर रहे थे, उनका 11 टन न्यूक्लियर जो लाइट एनरिच्ड यूरेनियम है वो रशिया में पड़ा है, हैवी वाटर ओमान में पड़ा हुआ है। उसके बाद हमले किए गए, आईएईए की रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास नहीं है। और कोई फिर ये भी बताया गया कि उनके पास जो 440 केजी इस टाइम पे जिसका कहा जाता है कि वो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है और उसको चंद हफ्तों के अंदर वेपन ग्रेड के अंदर बनाया जा सकता है। ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन अब देखना यह है कि आयतुल्लाह अली खामेनाई जो हैं उन्होंने तो एक फतवा दिया था, लेकिन क्या आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनाई जो हैं वो ये सोचने पे मजबूर नहीं है कि उनका सर्वाइवल सिर्फ न्यूक्लियर के ऊपर है? और यही है कि रजा बकाई ने जो उनके तर्जुमान है उन्होंने कहा था कि हम न्यूक्लियर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, पुरअमन प्रोग्राम जारी रखना आईएईए के मुताबिक हमारे जो है वो इख्तियार है। अब जो न्यूक्लियर वेस्ट की बात की जा रही है या न्यूक्लियर डस्ट की बात कर दी जा रही है कि टेक्नोलॉजी के जरिए हम हासिल कर लेंगे, तो भाई मेरे ये मुझे बताएं कि मई 2025 से लेके आज जो है वो जून 2026 हो चुका है, ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं इस्तेमाल हुई? ये बताइए कि ये 40 रोजा जंग जो थी इसके अंदर अमेरिका की ये टेक्नोलॉजी जो है वो किधर चली गई थी? क्या शक्कर कोला पीने चली गई थी? और इसी तरीके से ये टेक्नोलॉजी जो है ये अब क्यों नहीं इस्तेमाल की जा रही? ये बातें हैं कहने सर की। लास्टली असल इस पर में भी कमेंट आपका चाहेंगे, ये बता दीजिएगा कि हम देखते हैं कि इसराइल का बड़ा हदफ लबनान है। लबनानी आर्मी चीफ जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं। इस दौरे से मुतालिक आपकी रीडिंग्स क्या हैं? आने वाले दिनों में लबनानी फौज इसराइल के खिलाफ क्या कोई बड़ी जंग शुरू करती दिखाई दे रही? शरीकों को तो आग लगी है इससे, ये बाकी कुछ हो ना हो, ये जो जी। जलन की आग है, ये जो हसद की आग है इसराइल की पाकिस्तान के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह ये उनको खुद ही कोयला कर देगी। हाँ, इसके बहुत सिग्निफिकेंस है। इसकी पहली सिग्निफिकेंस ये है कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उसका मास्टर है। और अभी जो पूरी दुनिया का सामने आया है नक्शा, जो मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल और मोस्ट मॉडर्न जो हमने टेक्निक्स का इस्तेमाल किया पाक इंडिया जंग के अंदर, उसके बाद कोई ऐसी जंग नहीं हुई, खासतौर पे दो न्यूक्लियर ममालिक के दरमियान। इसलिए पहली बात यह है कि स्ट्रेटेजिक इसके पहलू बहुत ज्यादा हैं। दूसरा, इसका दिफाई मुआहदात हैं, जाहिर है हम दिफाई मुआहदात, और ये जो लबनान के आर्मी चीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं ईरान का एक किरदार है। और ईरान जो है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर एक अमन का जो पैगंबर बनकर वो सामने आए, लोगों के लिए पैगाम बिल्कुल लाए। ठीक है, यानी इस दौरे के अंदर ईरान जो है जी, हिमायत शामिल है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला अमीर गुल साहब आपके वक्त का।